देखिए, आज जो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं ये चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो देखो, जो इंटीग्रल्स यानी इंटीग्रेशन आपने सीखा है उसकी एप्लीकेशन कैसे की जाएगी और क्या है एप्लीकेशन में। सबसे पहले मैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ इसमें, कि इसमें आपसे एरिया निकालने के लिए पूछा जाएगा। एरिया है ना, वॉल्यूम नहीं पूछा जाएगा, एरिया पूछा जाएगा सिर्फ, है ना। वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट भी होता है इसमें एप्लीकेशन में, बट वो हमारे 12th स्टैंडर्ड में नहीं है। अब एरिया पूछा जाएगा तो एरिया से रिलेटेड हमें कुछ जो बेसिक्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो ये एरिया तो इससे पहले भी हमने निकाला है मेंसुरेशन में, फिर हमें इसमें कौन सा एरिया पूछा जा रहा है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये सर्कल है आपके पास, ये आपको क्या बना के दे रखा है, तो मैं सही से शेप बना सकता हूँ सर्कल की। ये है सर्कल, ठीक है। इस सर्कल के अंदर आपको एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा भाई, आपको यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस है, और आपको पता है सर्कल का एरिया अगर हमें निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड नाम है इस फिगर का और उसे हम सर्कल कहते हैं। तो हमारे पास हमें याद कराया गया अभी तक कि स्टैंडर्ड इसका एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर मेरे पास ये दे रखा है रेक्टेंगल लाइक दिस, ओके, ये हमें रेक्टेंगल दे रखा है। तो अगर स्टैंडर्ड इस फिगर का नाम हमारे पास है रेक्टेंगल, जिसे हम एल कहेंगे, ये लेंथ, और ये कहेंगे ब्रेथ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो इसका एरिया का हमारे पास फॉर्मूला होता है एल बी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कौन कौन सी फिगर्स होती है, बहुत सारी स्टैंडर्ड फिगर है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास एक दे रखा है, क्या ये दे रखा है आपके पास स्क्वायर, ओके, या फिर हमें दे रखा है ये ट्रायंगल इस टाइप का। तो ये जितनी भी शेप्स हैं ये स्टैंडर्ड शेप है, इनके स्टैंडर्ड नाम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या ट्रायंगल है, या फिर सर्कल है, ये सभी स्टैंडर्ड नाम है। तो स्टैंडर्ड नाम है तो इसका मतलब इनके अपने स्टैंडर्ड एरियाज होते हैं। लेकिन कुछ शेप ऐसी होती हैं जिनके स्टैंडर्ड नाम नहीं है। जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा कि ये आपके सामने एक शेप है और ऐसे करके एक लाइन जा रही है, अब आपको एरिया निकालना है। तो आपने कहा सर एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ तो एरिया निकालना मुश्किल है, क्योंकि मुझे आपसे पूछना है इसका एरिया, इस पार्टिकुलर हिस्से का, और इसका एरिया। तो आप कहोगे सर इसका एरिया हमारे लिए तो मुश्किल है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड शेप है उनका एरिया तो आप निकाल ही सकते हो, यानी कि इसका एरिया तो आप बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन निकाल ही सकते हो। लेकिन जो स्टैंडर्ड शेप नहीं है उनका एरिया भी निकाला जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि बेसिकली इंटीग्रेशन में हमें इस चैप्टर में करना क्या है। बहुत इजी सा काम है। हमें इस एरिया को, ये जो एरिया आपके सामने है जिसका कोई नाम नहीं है, इस शेप का कोई नाम नहीं है, ऐसी बहुत सारी शेप आपके पास है। देखो मैं दिखा देता हूं आपको, यहाँ पर ये आपके सामने शेप्स है। जैसे कि ये आपके पास चैप्टर नंबर 8 आपके पास होगा, ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 8 में ये देखो ये शेप दे रखी है आपके सामने, दिख रहा है आपको। ये शेप जो दे रखी है इसका कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, यानी कि ये जो शेप है इसका कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। या फिर दूसरी शेप आपके सामने ये दे रखी है ना, या फिर आपके सामने तीसरी शेप ये दे रखी है। तो अलग अलग शेप्स आपके सामने ये बना रखी है और इनके कोई नाम नहीं है, लेकिन इसका एरिया हमें फाइंड करना है। इवन हम इसके जरिए वो शेप का एरिया भी निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के जरिए जो स्टैंडर्ड शेप है, लाइक दिस, ओके। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि हाँ स्टैंडर्ड शेप का एरिया निकालना, या स्टैंडर्ड शेप ना हो तो भी उसका एरिया निकालना इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो इंटीग्रेशन में आप बेसिक चीजें थोड़ी सी और सीखोगे, जैसे कि कौन कौन सी फिगर्स आपके सामने आएगी। सबसे पहले कॉपी पे लिखते जाइए, लाइन आएगी। तो लाइन के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए जितना मैं आपको अभी बता रहा हूं। लाइन के अंदर अगर मैं पहली टाइप की बात करूं, इसकी टाइप जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट टाइप, तो फर्स्ट टाइप में आपको लाइन मिलेगी x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू माइनस ए। मीन्स कि अगर आप ऐसे एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हो तो x की वैल्यू a मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू जो x की साइड जा रही है, ये पॉजिटिव ऑफ x की साइड, तो आपके सामने x इज इक्वल टू a ये मिलेगा। देन दिस इज द पैरेलल ऑफ
वाई एक्सिस। देखो लाइन कैसे ड्रॉ होती है ये आपको आना चाहिए। x इज इक्वल टू माइनस ए दे रखा है, तो माइनस ए किस तरफ ड्रॉ होगी, लेफ्ट साइड की तरफ ड्रॉ होगी। दिस इज x इज इक्वल टू माइनस ए, ये x इज इक्वल टू ए की लाइन है और ये x इज इक्वल टू माइनस ए की लाइन है, माइनस ए। ओके, यहां लिख देता हूं माइनस ए। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि अगर x इज इक्वल टू कोई संख्या दे रखी है तो हम उसे कैसे बनाते हैं, हम उसे पैरेलल टू y एक्सिस लिखते हैं। अब दूसरी टाइप के पास चलते हैं। दूसरे टाइप में जो हमारे पास लाइन मिलेगा वो मिलेगा y इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू माइनस ए। तो आपको क्या करना है, एक ग्राफ पर ये वैल्यूज कैसे मिलेगी हमें, जो भी y की वैल्यू दे रखी होगी लाइक दिस, a की वैल्यू मतलब a की जगह पर कोई वैल्यू दे रखी होगी जैसे 2 3 4, जैसे y इज इक्वल टू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आपको कहाँ मिलेगा, y पॉजिटिव आपको ऊपर की तरफ मिलेगा और नीचे की तरफ मिलेगा आपको नेगेटिव। ठीक है ना, ऊपर y पॉजिटिव है और नीचे y नेगेटिव है। तो आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया कि अगर y इज इक्वल टू a दे रखा होगा तो वो इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी। तीसरी टाइप जो हमें दे रखी है इसमें, वो टाइप है जो हमें लाइन की याद रखनी होगी, ax प्लस का by प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन जो 10th क्लास में पढ़ी होगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है आपको खास, इसमें x और y की वैल्यू यहाँ आप पुट करते जाइए, यहाँ पर आपकी संख्या आती जाएगी, यहाँ पुट करिए, यहाँ पर संख्या आती जाएगी। ठीक है ना, वैल्यू पुट करिए और उसके बाद ग्राफ पर इसे ड्रॉ करिए। देन ग्राफ पर इसे ड्रॉ करेंगे तो किसी तरीके से भी लाइन कट कर सकती है, आपको ड्रॉ करना आता है। ठीक है, तो लाइन के केस में ये तीन आपको कंडीशंस याद रखनी है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है हमारे पास, दूसरा है पैराबोला। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, नाम भी सुना होगा। इसकी सिर्फ दो कंडीशन आपको यहां पर मिलेगी एरिया निकालते वक्त। पहली कंडीशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दूसरी कंडीशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ओके, तो यहां पर याद रखना पैराबोला के केस में आपको करना क्या होगा, वैसे तो डायरेक्ट भी बना सकते हो बट आपको करना क्या होगा, ये स्क्वायर राइट साइड में लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 4ax हो जाएगा। ये भी x स्क्वायर है, ये भी राइट साइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 4ay, ये हो जाएगा। ये प्लस माइनस की बहुत इंपॉर्टेंस है, ये याद रखिएगा, प्लस और माइनस दोनों लिखने। उसके बाद आप इसकी टेबल बना लेंगे। x की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो y की कोई वैल्यू आएगी, 0 ही आएगी फिलहाल। तो x की वैल्यू संख्या रख सकते हो और y की वैल्यू भी प्लस माइनस में आएगी। ठीक है, x की वैल्यू रखनी थी तो x की वैल्यू ऊपर रखी जाएगी, यहाँ पे नहीं रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे x की जगह 0 और रख दिया है x की वैल्यू a, तो a रखेंगे तो प्लस माइनस 2 है। ठीक है ना, यहाँ पर इसका उल्टा कर देंगे, जैसे कि अगर मान लो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू a रखेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस का 2 आएगी। 2a मतलब एक ही जगह कुछ भी संख्या हो सकती है, पैराबोला की कैसी भी कंडीशंस हो सकती है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसकी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, अगर आपके सामने y स्क्वायर करके कोई वैल्यूज दे रखी है तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, यानी कि सी शेप का। आपको क्या पता करना है कि अगर y स्क्वायर अगर दे रखा है तो इसका ग्राफ पैराबोला का सी शेप का बनेगा, और अगर x स्क्वायर दे रखा है तो इसका ग्राफ हमेशा यू शेप का बनेगा, लाइक दिस इज द ग्राफ। तो आपको समझ में आ गया कि सी शेप और यू शेप। अब डायरेक्ट शेप से भी याद रख सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इन स्टेप्स को फॉलो करके भी ग्राफ बना सकते हो। ये पहली और ये दूसरी टाइप है, बस दो ही टाइप याद रखिए। बाकी की दो टाइप जो है, यानी कि एक टाइप और थी इसके अंदर, आपने 11th में पढ़ा होगा, ये लेफ्ट की तरफ को ऐसे बन जाता है और ये नीचे की तरफ, ये दोनों टाइप आपके एरिया में नहीं मिलेगी, तो आप इसे मत देखिएगा। आगे इसके बाद एक नाम आता है तीसरा, और वो आता है आपके पास नाम सर्कल का। सर्कल की कंडीशन देख लेते हैं क्या क्या हो सकती है। एक कंडीशन तो सर्कल की होगी आपके सामने, जब लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहां पर सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा 0 0, और यहां पर रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी r। तो आप इसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, यहां पर आप सर्कल बना देना, ये सर्कल। ठीक है, ये सेंटर हो गया बीच में 0 0 और उसके बाद रेडियस हो गई r।
दूसरा जो इसका टाइप होता है सर्कल में, जो इक्वेशन आपको याद रखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल कह सकता हूं, ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस केस में सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है h एंड k, और रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी r। तो यहां पर अगर मैं सर्कल की, अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाता हूं सर्कल का, तो ये कैसे बनेगा, ए रेडियस लेके कोई भी सेंटर लेके, ये ए सॉरी आर रेडियस है और सेंटर है एच के, तो एच के सेंटर का मतलब हो गया एच कहीं भी हो सकता है, सपोज 1 2 3 कोई हो गया, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर ये हो गया आपके पास, है ना, और सर्कल बन गया ये वाला, यानी कि कहीं पर भी बन सकता है, किसी भी जगह पर। एक तो बनेगा ओरिजिन पर सर्कल, और एक बनेगा ओरिजिन सेंटर लेके, और एक कहीं पर भी सेंटर लेके। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको याद रखनी पड़ेगी, और इसी से ही बना है हमारा ये, ठीक है ना, दोनों इक्वेशन है, दोनों टाइप से याद रखनी। तो तीसरे नंबर के बाद हमारे पास चौथा नंबर इसमें है, और वो है इलिप्स, है ना। अब इलिप्स और लास्ट है ये, मतलब कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में, जिसमें 2 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की बात करता हूं, तो 2 एक्सरसाइज और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इस पूरे में सिर्फ ये 4 फिगर ही एक दूसरे के आसपास चलेंगी, और कोई 5वीं फिगर नहीं आने। तो ये चारों फिगर्स की इक्वेशंस याद रख लेना, ग्राफ कैसे बनता है वो याद कर लेना, ठीक है ना। इलिप्स के बारे में बात करते तो इलिप्स की एक ही कंडीशन आपको दिखेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी चाहो तो टेबल बना सकते हो इस टाइप से, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस बी आएगी, वाई की वैल्यू 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए आएगी। कैसे आएगी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने 0 रख दिया, ये तो हट ही गया, बी की मल्टीप्लाई कराएंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस बी, और अगर y को मैंने 0 रख दिया तो ये हट गया, इस बार x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो, लेकिन आपको सिंपल वैल्यूज, आपको ये भी पता है कि x एक्सिस पे क्या होगी और y एक्सिस पे क्या होगी, ये कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो। x एक्सिस पर a और y एक्सिस पर b का डिस्टेंस लेके भी आप इलिप्स बना सकते हो ऐसे। फ्री हैंड फिगर होती है, हाथ से बनानी है आपको, सीधी सीधी ऐसे, इस तरीके से, कोई पैरामीटर्स, कोई नापना नुपना नहीं, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एक होगी, है ना, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एक होगी। इस टाइप की एक इलिप्स की शेप होगी, कैसी भी बन सकती है। 2 इलिप्स की शेप आपने पढ़ी होगी 11th में, बट यहाँ पर एक से ही काम चल जाएगा, आपको दूसरी की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर बाकी कुछ फॉर्मूले नहीं लिखने हैं, बस सीधा सीधा एरिया निकालना है। तो ये 4 नाम आपने देख लिए, क्या, एक तो देखा आपने लाइन, सबसे पहला देखा लाइन, लाइन की इक्वेशन जरूर लिख ली होगी। उसके बाद दूसरा नाम जो आपने देखा वो देखा आपने क्या, पैराबोला। तीसरा नाम जो आपने देखा वो है सर्कल, और चौथा जो नाम आपने देखा है वो है इलिप्स, ठीक है ना। तो ये 4 आपने नाम देखे, बस इसी से रिलेटेड हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर है। आपको इन्हीं से रिलेटेड हमें क्या बनाना होगा, एरिया निकालना होगा। अच्छा, एक और चीज आपको याद रखनी है, लिख लो इसे भी कॉपी पे, कि अगर कोई ए पॉइंट आपको दे रखा है x1 y1, ओके, एंड बी पॉइंट दे रखा है आपको x2 y2, तो ये दोनों पॉइंट्स की वजह से हमें इक्वेशन निकालनी है। सपोज कोई इक्वेशन दे रखी है ऐसे, है ना, ये आपके पास ए पॉइंट है x1 y1, और ये बी पॉइंट है x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन 11th में भी थी, ये जरूर याद करिएगा, इसकी जरूरत पड़ने वाली है इस चैप्टर में। इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 ब्रैकेट ऑफ x माइनस x1। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, और आपको ये भी कॉपी पे लिख लेना है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, बस इसी की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। क्या क्या बचा, मैंने क्या क्या बता दिया, मैंने बता दिया लाइन, लाइन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो, पैराबोला, पैराबोला से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कैसे इसकी शेप बनाई जाती है, सर्कल से रिलेटेड इक्वेशन और शेप, और इलिप्स से, ये चारों के बारे में बात की जाएगी इस पूरे चैप्टर में। 2 एक्सरसाइज और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब चलते हैं इंटीग्रेशन के पास। तो इंटीग्रेशन में से कितना पढ़ना है सर, क्योंकि इंटीग्रेशन तो बहुत सारा था, तो मैं बता देता हूं, ओनली 2 फॉर्मूलेज याद रखने इंटीग्रेशन के, मतलब इतनी सारे इंटीग्रेशन में से सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखने, जो इस पूरे चैप्टर में, तीसरा कोई फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला,
देखो एक फॉर्मूला तो आपको याद रखना है x की पावर a इंटू डी एक्स का, जो मैंने लिखवाया होगा जरूर, x की पावर a प्लस वन अपॉन में a प्लस वन प्लस सी। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा आपको फॉर्मूला रखना है इंटीग्रेशन का याद, और वो ये है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तीसरा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा पूरे चैप्टर में। पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, तीसरा कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं होने वाला। यानी कि पूरे इंटीग्रेशन, चाहे आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट या इंटीग्रेशन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, सम स्पेशल, बाय पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन, सब कुछ यूज करा था, वो वहीं खत्म हो गया। यहाँ इस चैप्टर के अंदर सिर्फ ये दो फॉर्मूले लगने वाले हैं। यानी कि किसी ने अगर 7 चैप्टर अच्छे से नहीं भी पढ़ा होता ना, तो 8वां चैप्टर में से क्वेश्चन वो छोड़ के नहीं आएगा। उसके बाद एक टॉपिक और आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि एरिया निकालते वक्त डेफिनेट आंसर आएगा, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा। a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स, सी नहीं लगाया जाता, अपर वैल्यू b, लोअर वैल्यू a, हम लिखते हैं एफ बी माइनस एफ। यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट चलेगा, उसके अंदर आपको ऐसे क्या दे रखा होगा, आपको लिमिट दे रखी होगी, इंटीग्रेशन करना है एज पर दीज रूल, ये दो रूल है बस और कुछ नहीं है, और उसके बाद हम अपर माइनस लोअर कर देंगे एंड दिस इज द आंसर। तो मैंने अभी कंप्लीट इंट्रोडक्शन ये दे दिया है, इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में नहीं है। अब है एक कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट समझते हैं और कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन। तो वो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे हमारा इंटीग्रेशन के थ्रू एरिया निकलता है। अभी हमें जो मैंने अभी तक बताया उसमें क्या बताया कि आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए जितनी मैंने बताई। क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए? एक तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, है ना, सारे फॉर्मूले, लाइन से रिलेटेड, पैराबोला, इलिप्स और सर्कल, चार ही तो है। उसके बाद आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए इंटीग्रेशन के, है ना, 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन भी कभी कभी पूछ ली जाती है। उसके बाद आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए, आप कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो कॉन्सेप्ट देख लो। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो ये मेरे पास एक्सिस है, कॉन्सेप्ट ऐसे ही सीख लेना जैसे मैं बता रहा हूं। हालांकि इसको अलग अलग तरीके से सिखाया जा सकता है, एनसीईआरटी में रेक्टेंगल लेके सिखाया है, मैं रेक्टेंगल लेके नहीं सिखाता हूं। मैं आप 12th के बच्चे हो, पहली बार आप आए हो इस पढ़ने के लिए, इंटीग्रेशन से एरिया पहली बार निकाल रहे हो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ इसको आप फॉलो करिएगा, ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए मैंने कहा ये कोई कर्व है, सपोज ये कर्व है, दिस इज कर्व, ओके, मुझे इस कर्व का एरिया निकालना है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कहां से कहां तक। भाई ये तो बताना पड़ेगा ना, ऐसे इन्फिनिटी तक का एरिया तो थोड़ी निकल जाएगा। तो मैंने एक पॉइंट यहां लिया ए, एक पॉइंट यहां लिया बी, ओके, ए से बी तक के दूरी का मेरे को एरिया निकालना है। अब ए पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है यहां से कोई दूरी होगी, है ना, एक्स एक्सिस पे, यहां से कोई दूरी होगी वाई एक्सिस पे, तो ए की कोई वैल्यू होगी। चलो मैंने लिख लिया x1 कोमा y1। ऐसे ही सेम दूरी जो है यहाँ पर इधर भी होगी, एक तरफ हो जाएगी आपके पास, इस तरीके से चलेंगे ऐसे, यहां तक का डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों डिस्टेंस को लिया है हमने x2 एंड कोमा y2। तो आपको समझ में आया, दो पॉइंट्स तो जरूर होंगे, उसी पॉइंट से हम उसके बीच का ही हम एरिया निकालने वाले हैं। ए से बी तक का एरिया निकालना है, इस कर्व का एरिया निकालना है। तो देखो हम शुरुआत करेंगे एरिया, कहां से शुरुआत करेंगे, ये मेरा पेन जिस पर चल रहा है वो देखना, ए से मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूं जर्नी, और इंटीग्रेशन करा मैंने किसका, जिस पर मेरा पेन चल रहा है, मेरा इस कर्व पे चल रहा है, यानी कि ये जो कर्व दिख रहा है आपको, इस पर मेरा पेन चल रहा है, हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि इस कर्व का इंटीग्रेशन। ओके, शुरुआत हमने कहां से करी थी, ए से, तो जहां से शुरुआत करी जाती है वहां परपेंडिकुलर डल जाता है, और जहां पर एंड किया जाता है वहां परपेंडिकुलर चल जाता है। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अभी क्या करना है, अगर मैंने इस पतली सी लाइन का इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। इस पार्टिकुलर लाइन का अगर मैंने इंटीग्रेशन यहां से यहां तक कर दिया, तो इसी के नीचे एक लाइन और जुड़ जाएगी, और कैसे जुड़ेगी मैं आपको बता देता हूं जोड़ के। ये देखिए, ये मैं इसके नीचे एक लाइन ऐसे करके जोड़ देता हूं,
ठीक है, और इसके नीचे एक और लाइन जोड़ देता हूं, समझ में आती बात, इसके नीचे एक और लाइन जोड़ देता हूं और ये ऐसे जुड़ता चला जाएगा, ये कंप्लीट आपको जुड़ता हुआ दिख रहा है, बीच में अगर गैप है तो उस गैप को इग्नोर मार देना, और ये आपको एरिया आता हुआ दिख रहा है, एक शेप बनती हुई दिख रही है जिससे हम एरिया है। हमने किया क्या, हमने इंटीग्रेशन किया एज पर द रूल ऑफ इंटीग्रेशन, यहां तक एक्स एक्सिस तक हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट एरिया है। आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया कि हमने इंटीग्रेशन तो एक पतली सी लाइन का किया था, लेकिन उस पतली सी लाइन के अंदर एक एक करके लाइन जुड़ती चली गई, और जैसे ही जुड़ती चली गई ये कंप्लीट एरिया आपका आ गया। ये थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, ये एरिया अगर आपको थोड़ा मार्जिन दिख जाए तो, ठीक है ना। तो आपको क्या समझ में आया, यही आइजैक न्यूटन ने 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में दुनिया को बताया था कि इस तरीके से भी एरिया निकाला जा सकता है। उसने तो कैलकुलस दी थी, उसके बाद लोग आए, लेबनिज आया, न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने इसमें आप योगदान दिया, ऐसे सबने योगदान देके एक चीज बनाई जिसे हम कैलकुलस कहते हैं, और जिसे अब हम क्या कहेंगे, उससे एरिया भी निकाला जा सकता है, उसने इस टाइप से बताया, ठीक है ना। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं जानना है, आप में से कई स्टूडेंट कॉमर्स के हैं, फिजिक्स वाले स्टूडेंट इसे जानेंगे जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे कि इसके और कॉन्सेप्ट को, डेप्थ कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझें। आपको तो सिर्फ इतना समझना है कि यहां से शुरुआत करी, यहां पर खत्म किया, और इस लाइन का इंटीग्रेशन कराया, और वो लाइन किसका था, कर्व का, ये है बस। अगर यही सेम चीज अगर सर अगर हम एक्सिस चेंज करके बनाए तो क्या नहीं होगा, चेक करते हैं। यानी कि सेम ग्राफ है और अब की बार मैंने सेम पॉइंट लिया, पॉइंट भी सेम है, ग्राफ भी सेम है, एक ए है एक बी है, और अब अगर एक्सिस चेंज कर दिया, मतलब ए से शुरुआत करी इंटीग्रेशन करने की और बी तक इंटीग्रेशन किया, लेकिन अब की बार एक्सिस हमारा वाई है, क्या है, वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर वैसे ही डलेगा, ध्यान रखना। तो अब की बार जो एरिया आएगा वो ये एरिया आएगा, और ये वाला एरिया जो मैंने अभी बनाया और पिछला वाला एरिया जो आपने देखा था अभी, दोनों इक्वल होंगे। यानी कोई भी स्टूडेंट वाई एक्सिस बेस ले लेगा तो भी एरिया वही आएगा, एक्स एक्सिस का बेस ले लेगा तो भी एरिया वही आएगा। अभी आपको देखने में इक्वल नहीं लग सकता, आपको ये वाला एरिया दिख रहा है जो पतला दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट शेप नहीं बनाई है ना। अगर एग्जैक्ट मैं बनाऊंगा तो वो दोनों के दोनों, ये ऊपर वाला एरिया और नीचे वाले से बना एरिया सेम होगा। यानी कि आपको ये बात पता लगी कि एक्स एक्सिस का बेस लेंगे तो भी एरिया वही आएगा, वाई एक्सिस का बेस लेंगे तो भी एरिया वही आएगा। तो फिर हम किसका बेस लेंगे, हम एक्स एक्सिस का बेस लेंगे, जब तक कि वो क्वेश्चन में मेंशन ना करे कि वाई एक्सिस का बेस लेना है। ये बात याद रखना, आपको बेस जो है वो एक्स एक्सिस लेना, यानी कि आपका जो जो जिसे कहते हैं ना अप्रोच, यानी कि यहां से यहां तक आप जाओगे जब 2 पॉइंट्स, तो वो कहां तक जाना चाहिए, एक्स एक्सिस की तरफ जाना है। बस इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया। अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये इतनी सारी बातें मैंने एक साथ आपको बता दी है, उसको हम एक बार क्वेश्चन पे कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। मैं एग्जांपल आप खुद करेंगे, मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल भी कर लोगे जैसे ही एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी। ये है पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ओके। तो इसे देख लेते हैं एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। आपको कर्व दे रखा है ये, अब कैसे पहचान होगी, ये कर्व नाम दिया है कि ये कौन सा मतलब जो है शेप वो बनेगी, लाइन बनेगी, पैराबोला बनेगी, या सर्कल बनेगी, या इलिप्स बनेगा, कैसे पहचान होगी। तो मैं बता देता हूं, लाइन के केस में x की पावर और y की पावर दोनों में से दोनों ही दे रखोगी, x की पावर भी एक होगी और y की पावर भी एक होगी, दोनों संख्याओं की पावर एक होगी, तो इसका मतलब वो लाइन बनेगी। पैराबोला में या तो x की पावर या फिर y की पावर दो होगी, यानी कि या तो एक संख्या x की पावर 2 होगी तो y की पावर 1, या फिर y की पावर 2 होगी तो x की पावर 1, तब पैराबोला बन जाएगा। यानी कि अगर दोनों की पावर 1 है तो ऐसे सीधी लाइन बचती है, अगर किसी एक की पावर 2 है तो ये लाइन बैंड हो जाती है, कर्व बन जाता है। और अगर दोनों की पावर 2 है, यानी कि x पे भी स्क्वायर है y पे भी स्क्वायर है, तो वो ऐसे बैंड भी होता है और ऐसे घूम भी जाता है, यानी कि सर्कल बन जाता है, क्लोज हो जाता है ना। अब क्लोज होने के भी दो शेप है, या तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इक्वल होगा एक्स और वाई का, तो बना सर्कल, और अगर इक्वल डिस्टेंस क्लोज हो गया तो बना। तो बात समझ में आई आपको, आपको समझ में आया
पे स्क्वायर है, वाई पे स्क्वायर है, तो वो क्लोज होके बैंड मिल जाएगी, बंद हो जाएगी, क्लोज भी होगी, बैंड भी होगी। और अगर एक ही पे स्क्वायर है तो सिर्फ बैंड होगी, और किसी पे स्क्वायर नहीं है तो वो सीधी जाएगी। यहाँ पर एक पे स्क्वायर है तो आपको साफ साफ पता लग रहा है ये पैराबोला है, और यहाँ पर आपके पास लाइन है, और यहाँ पर आपके पास लाइन है, और यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस भी एक लाइन होती है। चलो ये सारी बातें हमें पता लगी, आपके पास एनसीईआरटी है ही, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 है, और इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हमें क्या क्या गिवन है हम देख लेते हैं। पहले तो हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो हमें ये गिवन है। दूसरा हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, x इज इक्वल टू 1। तीसरी हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, x इज इक्वल टू 4। और चौथी भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, x एक्सिस। आप सब जने कॉपी पे मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन को तो मैं अच्छे से समझा रहा हूं, फिर दूसरे क्वेश्चन से आप खुद भी करने लग जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको सिंपली ये स्क्वायर राइट साइड में ले जाना है, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स। आप इसका टेबल बनाएंगे, देन x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू प्लस माइनस 1। ये जो मैंने काम किया ये रफ काम है, आप इसे नहीं भी करोगे, डायरेक्ट बच्चे यहाँ से फिगर बना लेते हैं, उन्हें पता है कि वाई स्क्वायर की फिगर क्या बनेगी, वो सी शेप की बनेगी, तो सी शेप की और फिगर बना देते हैं डायरेक्ट। हम तो ऐसे करके दिखाएंगे, ठीक है ना। दूसरा आपके पास क्या है, लाइन और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तीसरी क्या, एक्स एक्सिस, वो तो बनेगी हमेशा। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक्सिस बनाना है, ये बना दिया मैंने एक्सिस। ओके, ये हमारे पास एक्सिस है, ये 0 है ओरिजिन, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्स डैश, सॉरी ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास वाई डैश एक्सिस। ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब क्या करना है भाई, अब हमें सबसे पहले इस पैराबोला को लोकेट करना है। तो कैसे लोकेट करेंगे पैराबोला को, 0 0 कहाँ है, ये रहा 0 0, है ना। 1 और +1 और -1 कहाँ है भाई, +1 तो राइट साइड में जाएगा, देखो ना ये वाला +1 कहाँ जाएगा, राइट साइड में, देखो इधर, है ना। और फिर उसके बाद प्लस का 1 भी है और माइनस का 1 भी है, तो प्लस का 1 तो ऊपर की तरफ चला जाएगा यानी कि इधर, और माइनस का 1 नीचे की तरफ चला जाएगा यानी इधर। तो आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, और कर्वेचुअल शेप में इसे मिला देंगे तो ये हमारा इस टाइप का कर्व बन जाएगा। ये फ्री हैंड फिगर है, ऐसे करके बना देना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 1 है, तो हमें पता है ना x इज इक्वल टू 1 पैरेलल टू y एक्सिस बनता है। अभी तो सीखा हमने, ये तो सीख लेना है आपको। ये बन गई हमारे पास लाइन। फिर उसके बाद क्या दे रखा है आपको, x इज इक्वल टू 4, तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, तो ये बन गई दूसरी लाइन की इक्वेशन। ओके, ये दोनों लाइन की इक्वेशन से हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है। और एक क्या दे रखा है आपको, x एक्सिस दे रखा है, तो x एक्सिस तो है ही हमारे पास, ये रहा x एक्सिस। तो अभी ये क्या कहता है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये कहता है फाइंड द एरिया। आपको फाइंड करना है द एरिया बाउंडेड बाय, और किससे बाउंड हो रहा है, इससे बाउंड हो रहा है, इससे बाउंड हो रहा है, इससे बाउंड हो रहा है, और इससे बाउंड हो रहा है। यानी बाउंडेड बाय दीज 4 फिगर्स, 1 2 3 4, इन चारों से जो घिरी हुई आकृति है ना, बाउंड मतलब घिरा हुआ, उसका एरिया निकालिए। तो मैं आपको नंबर रख के दिखाता हूं कितने एरियाज मुझे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये एरियाज मुझे दिख रहे हैं। एक तो 1 नंबर का एरिया दिख रहा है, देखो कितना सारा एरिया दिख रहा है आपको, ये नहीं निकालना, इसके बारे में बात नहीं करना, ठीक है ना। उसके बाद कौन कौन से के बारे में बात नहीं कर रहा, और कौन से के बारे में बात नहीं हो रही है, 8वां नंबर का जो एरिया, ये नहीं निकालना, 9वां 12 14 4 3 2, इनके एरियाज नहीं, क्योंकि ये बाउंड नहीं है ना, देखो खुले हुए हैं, यहाँ से खुले हुए हैं, इनकी बात नहीं कर रहा। 13 5 ये बाउंड नहीं है, तो इन सबको हटा देता हूं मैं। तो आपको तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन निकालना है, नहीं तो बाउंडेड है ही नहीं, ये तो ओपन है, ये तो इन्फिनिटिव तक जाएंगे, इन्फिनिटिव तक का एरिया, तो आंसर भी इन्फिनिटिव में आएगा, इसकी तो बात ही नहीं कर रहा। अब हमारे पास जो है प्रतियोगिता में 4 एरियाज है, कई कई बार बच्चे गलत निकाल देते हैं। अब इन चारों में से बाउंडेड कैसे निकालेंगे, देखो
सबसे पहले इसने कहा पैराबोला से बाउंड होना चाहिए, ये यहां से लेकर और यहां तक ये पैराबोला है ये, ओके, पूरा पूरा पैराबोला। दूसरी बात ने कही कि x इज इक्वल टू 1, ये रहा x इज इक्वल टू 1, फिर x इज इक्वल टू 4, ये रहा x इज इक्वल टू 4। तो आपको ये पता लग गया कि 7 और 10 को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों तीनों फिगर्स को कवर नहीं कर पा रहे हैं, ओके, तो ये दोनों भी हट गए। अब आपके सामने सिर्फ छठा और 11वां है ना, यानी कि ये वाला एरिया निकालना है और नीचे वाला एरिया निकालना है ना। लेकिन इसने इसके साथ साथ एक्स एक्सिस भी बोला है, तो एक्स एक्सिस में तो भाई ऊपर वाला छठे नंबर का एरिया भी कवर हो रहा है और 11वें नंबर वाला भी हो रहा है, तो इसके लिए भी इसने एक इंफॉर्मेशन दी होगी, यहां पर पढ़ते हैं वो इंफॉर्मेशन क्या है। देखिए ये आपके पास एनसीईआरटी है, दो टाइप की एनसीईआरटी चल रही है, एक पुराने वाले प्रिंट की और एक न्यू वाले प्रिंट की, ठीक है ना। तो उन दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस है वो मैं बता देता हूं। यहाँ पर ये जो मेरे पास है पुराने प्रिंट की एनसीईआरटी है, जिसका दिख रहा है, इसके अंदर आपको इतना तो लिखा हुआ है द एक्स एक्सिस, लेकिन एक लाइन आगे नहीं लिखी हुई है, मैं जोड़ देता हूं, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये लाइन यहाँ पर मिसप्रिंट है, नहीं लिखी हुई है। जिसकी किताब में ये लाइन नहीं लिखी है वो लिख ले, और जिसकी किताब में ये लाइन लिखी हुई है वो ना लिखे, उसे छोड़ दे वो। देखो अगले क्वेश्चन में भी यही लिखा है एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इससे अगले क्वेश्चन को देखोगे तो उसमें भी लिखा हुआ दिखेगा वाई एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो आपको इसका आंसर जब आप मैच करोगे तो वो आंसर मैच कहां से होगा, इससे होगा। अगर आप इसे नहीं करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट को तो नहीं। तो इसने साफ साफ बोल तो दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, चलिए, तो इसका मतलब ये भी हमें पता लग गया कि नीचे वाला एरिया भी। तो एरिया का सिलेक्शन करने में मैं टाइम ले रहा हूँ, सिर्फ टाइम ले रहा हूँ। स्टूडेंट सबसे बड़ा जो है एरिया नहीं चुन पाते, एरिया का नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो एरिया का पहले सिलेक्शन, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया कि इसमें जो नीचे वाला एरिया है वो हट जाएगा। ये आपका एरिया यहां से इसे मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है ना। अब मेरे पास जो ले देखे एरिया बचता है वो ये ऊपर वाला एरिया बचता है। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई कि एरिया का सिलेक्शन कैसे होगा। इतने सारी देखो ये वाली संख्या हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि देखो ये एक तो लाइन है और एक पैराबोला है और एक एक्सिस है ना, तीनों से बन रहा है, लेकिन ये वाली लाइन तो कवर नहीं कर रहा ना, बाउंड तो सबसे होना है, ये इस वाले से बाउंड ही नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये वाला एरिया हमने नहीं लिया। तो रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं लिया। अब आगे बढ़ते हैं, चलो एक स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप पे चलते हैं। हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, मैं आपको इसे हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। एक पॉइंट का नाम ए रख देते हैं, दूसरे पॉइंट का नाम बी रख देते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगला जो हमारा स्टेप है वो बनेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नाम से ही पता लग रहा है कि वो पॉइंट निकालना है जहां पर कांटेक्ट हो रहा है। किसका हो रहा है भाई, दो अलग अलग आपको लाइन या दो अलग अलग आपको कोई भी फिगर दे रखी होगी। फिलहाल तो एक लाइन है और एक पैराबोला है, ये दोनों एक जगह पर कांटेक्ट हो रहे हैं। इन दोनों के नाम लिख लेते हैं। लाइन का नाम था x इज इक्वल टू 1, इस लाइन का x इज इक्वल टू 4, और इस पैराबोला का नाम हमारे पास था y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो पैराबोला और लाइन को लिखना है यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ओके, अभी क्या करना है, आपको x की वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1। भाई प्लस माइनस 1 नहीं लिखेंगे, नेगेटिव वाला नीचे आएगा, हमें नीचे की जरूरत ही नहीं है। भाई प्लस का भी आएगा 1 और माइनस का भी आएगा, माइनस की हमें जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। मैं यहाँ पर a की जगह पर यहाँ लिखूंगा 1 1, a पॉइंट मिल गया। अब मुझे b पॉइंट चाहिए, तो b पॉइंट कैसे निकलेगा, मैं यही लिख देता हूँ साथ में। x की वैल्यू तो देखिए 4 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू x। देखो ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ध्यान से देखो, ये देखो पॉइंट, ये जहां पर ये लाइन और ये लाइन दोनों कट रही है उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना। और दोनों के दोनों कट रही है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारे पास लाइन और पैराबोला। तो अब हम 4 उठा के यहाँ रख देंगे, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। माइनस का भी 2 आएगा, नीचे की तरफ कट तो हो रहा है ना, नहीं लेंगे हम नीचे वाले को, यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2।
यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर आगे का काम करते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एरिया निकालना, नाम रख देते हैं इसका सारे का, ए बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ए बी सी डी। तो आप लिखोगे इस तरीके से, लिखोगे एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से समझना इंटीग्रेशन कैसे करना है। पहले तो जहां से शुरू कर रहे हैं उसका एक पॉइंट है, ये देखो मैंने हाईलाइट किया, और वहां पर सिर्फ x की वैल्यू देखनी है आपको, y भी है लेकिन आपको x देखना है। फिर जहां पर हमने खत्म किया वहां पर भी एक पॉइंट है, यहां पर भी x की वैल्यू देखनी है, यानी कि शुरुआत 1 से करी और खत्म जो है वो 4 पे करी। यहां लिखेंगे a टू b, तो a टू b की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 1 से, यहां लिख देता हूं मैं 1 से 4। अच्छा जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब मुझे इंटीग्रेशन किसका करना है, इस लाइन का करना है। देखो मैं यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ, क्लीन करके दिखाता हूँ आपको। ये इंटीग्रेशन किस लाइन का करना है, इंटीग्रेशन करना है मुझे इस लाइन का, यानी कि ये लाइन जो है हमारे पास, ये वाली लाइन, ये है हमारे पास पैराबोला। क्या है, पैराबोला। हमें पैराबोला में से पैराबोला वाली लाइन का इंटीग्रेशन करना है, यानी कि पैराबोला होना चाहिए हमारे पास। तो मैं यहां लिखूंगा इंटीग्रेशन के अंदर पैराबोला, पैराबोला यहां लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ y इन पैराबोला, यानी कि पैराबोला में से y की वैल्यू निकालो। और रेस्पेक्ट किसकी लेनी है मुझे, x की लेनी है। मैंने बता दिया x की रेस्पेक्ट क्यों लेनी है, मैंने x की ही तो लिमिट ली थी यहां से और यहां से, मैंने x की ही रेस्पेक्ट लेनी है ताकि बेस हमारा x रहे, और मैंने वैल्यू जो निकाली है वो पैराबोला में से y की निकाली है। क्यों निकाली है y की वैल्यू, वो देखो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू x थी। अगर स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ x आ जाएगी। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, वैल्यू ऑफ y, यानी कि y की वैल्यू इन पैराबोला। तो y की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, रूट ऑफ x। तो देखो 1 और 4 x की लिमिट है, वैल्यू ऑफ y, अगर पैराबोला में से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ x आएगा, और रेस्पेक्ट क्या है, x है। दैट मीन्स आपको समझ में आया कि x की तो लिमिट है, x1y x2, x का ही फंक्शन है, ये फंक्शन भी हमारे पास x का है, और ये रेस्पेक्ट भी हमारे पास x की है। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई कि x की लिमिट x का ही फंक्शन और x की ही रेस्पेक्ट होगी। इस प्रोसेस को आपको कैसे बनाना है, अभी धीरे धीरे 1-2 क्वेश्चन और करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा और अच्छे से, ठीक है। अभी फिलहाल अब इसको कैसे करोगे सॉल्व, इसके बाद का काम आपका। अब तो बस इंटीग्रेशन कर दिया है आपको, और मैंने कहा था इंटीग्रेशन के सिर्फ 2 ही फॉर्मूले लगने वाले हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, x की पावर 1/2 1 to 4 इंटू डी एक्स, और जब लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन तो x की पावर 3/2, यहाँ पर 2/3, इंटीग्रेशन सीधा सीधा कर दिया मैंने, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1। देन इसे सॉल्व करेंगे तो 2/3 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, एंड देन आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो 1 ही होता है। 2 की पावर 3/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इन दोनों से, तो कितना बचेगा 2 की पावर 3 जो कि 8 होता है। 8 माइनस 1 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना हो जाएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट जरूर लिख देना वरना हाफ मार्क्स बच जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन में एरिया निकाला जो कि 14/3 स्क्वायर यूनिट है। थोड़ा उलझ गए होंगे, बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं तो उलझन आ ही जाती है, पहली बार जो बच्चा देख रहा है। अभी आप अपने आप को थोड़ा रोको, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, अगला क्वेश्चन करोगे देन उससे अगला क्वेश्चन करोगे, देन जेन्युइनली आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, जो रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट नहीं है, रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसे स्प्लिट करना, उसे एक्सटेंड करना, वो वाला कॉन्सेप्ट मैं नहीं सिखा रहा जो आपके एग्जाम्पल में दे रखा है, ठीक है ना। मैं उसके अलावा एक अच्छा और आसान आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, ध्यान से समझना, कुछ स्टेप्स हैं वो याद रखें। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x पैराबोला दे रखा है, उसके बाद आपको x की वैल्यू दे रखी है इज इक्वल टू 2, एंड देन x की वैल्यू दे रखी है 4, एंड देन x एक्सिस दे रखा है।
अब देखो यहाँ पर कोई उलझन नहीं होगी क्योंकि पहले क्वेश्चन में सब कुछ एक साथ आ गया। अब इसमें समझो आपको कैसे करना है। पहले तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस का रूट ऑफ 9x लिखना है। फंक्शन है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों जरूर लिखना है, प्लस भी माइनस भी। x की वैल्यू आपको 0 लिखनी है, y की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू 1 लिखनी है, y की वैल्यू प्लस माइनस का 3 आएगी। आपको पता है y स्क्वायर है, तो आपका जो शेप बनेगी पैराबोला की वो बनेगी हमारे पास किस तरफ, कौन सी शेप है ये हमारे पास शी शेप है। ऐसे करके बना देंगे। फ्री हैंड है तो कोई पॉइंट्स वॉइंट्स पे नहीं रखोगे, देन चल जाएगा काम, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ये बना ही देते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या रखा है, x इज इक्वल टू 2, तो ये 1 ये 2, ये अपने 2 पे लाइन खींच देनी है। फिर उसके बाद आगे आपको क्या दे रखा है, इसका नाम जरूर रख देना, x इज इक्वल टू 2। आगे दे रखा है 4, तो 3 4 देन 4 पे लाइन खींच देनी है। ओके, और नाम रख देना x इज इक्वल टू 4। अब आपको क्या कहता है, x एक्सिस आपके सामने है, ये रहा x एक्सिस। और फिर उसके बाद इसने क्वेश्चन में कहा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में कहा गया है, ये देख सकते हो, ये लिखा हुआ, ये देखिए, ये आपके सामने लिखा हुआ है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि ये आपको पैराबोलाज के दे रखा है, लाइन दे रखी है, और एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है। तो अब इसके हिसाब से चलेंगे हम, तो आपको साफ साफ दिख रहा है आपकी बार एरिया कौन सा है, तो दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर, ये है वो एरिया, ये एरिया है। आपको ऐसे बाउंड जरूर करना है ऐसे, है ना। अब उसके बाद आपको ए पॉइंट लिखना है, ए पॉइंट जहां से शुरुआत करेंगे हम, और बी पॉइंट लिखना है जहां पर एंड करेंगे हम। ए पॉइंट कैसे निकलेगा, बी कैसे निकलेगा, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से निकलेगा। तो अगला स्टेप हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आपको क्या करना है, ए पॉइंट जो बन रहा है वो दो लाइन से मिलकर बन रहा है। जिसको भी देखो, कोई भी पॉइंट जो है ना, देखो जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, जब दूसरी लाइन इसे काटेगी ना तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बस इन दोनों लाइन को लिख लेना है, लिखने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड या किसी भी मेथड से उसे सॉल्व कर लेना है। तो ए पॉइंट जिससे कट के बन रहा है, ए पॉइंट जिससे बना है, वो दो लाइन का नाम क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आप इस 9x, आप इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ रखिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 2 आ जाएगा, एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3√2। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट कैसे बनेगा, ये पॉइंट ए है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 और 3√2। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट कैसे बनेगा, ये बी पॉइंट की बात हो रही है। बी पॉइंट कैसे मिलकर बना है, आपका बी पॉइंट बना है x इज इक्वल टू 4 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 से 9x। आप x की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू में 4 एंड वाई इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 इंटू 2 यानी कि 6। ओके, तो बी पॉइंट हमारे पास आ गया 4 एंड 6। हमें y की वैल्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं निकाल इसलिए रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ऐसे ही नहीं वैल्यूज रख देनी है ना, निकालना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट से निकालना पड़ेगा। तो ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट यहाँ लिख देता हूं मैं, ए पॉइंट, इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट जो हमारे पास आया है वो आया है क्या, वो है 2 एंड 3√2, और बी पॉइंट का कॉन्टेक्ट पॉइंट आया है 4 एंड 6। हमें तो सिर्फ x की जरूरत होती है, तो हम यहाँ x और यहाँ से x की वैल्यू उठाएंगे, यानी कि लोअर वैल्यू 2 है, अपर वैल्यू 4 है, और इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन इस लाइन से लेकर इस लाइन, और ये इस पर मेरा पेन चल रहा है इस समय, ये है कर्व, क्या है ये, पैराबोला वाला कर्व है ना, ये लाइन तो है। तो पैराबोला में से इसमें से इक्वेशन लेनी है, तो आप लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इज इक्वल टू लोअर लिमिट 2 है, ये x की वैल्यू लोअर लिमिट 2 है, और x की ही वैल्यू ली जाएगी, अपर लिमिट 4 है। आपको यहां पर लिखना है द वैल्यू ऑफ y इन पैराबोला, यानी पैराबोला में से y की वैल्यू निकालिए जो कि x की फॉर्म में होगा, तभी तो x के रिस्पेक्ट में हम इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब इतना सारा बार बार लिखने से बेहतर है आप क्या लिखेंगे, इसका शॉर्टकट अपना लेते हैं, हम मैथ्स में शॉर्टकट अपना लेते हैं, y ब्रैकेट लगा दो। y ब्रैकेट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ y, इसका मतलब हो गया वैल्यू ऑफ y, है ना, वैल्यू ऑफ y इन पैराबोला। ये y ब्रैकेट लिखने का मतलब हो गया कि पैराबोला में से y की वैल्यू निकालिए।
तो पैराबोला में से y की वैल्यू कैसे निकलेगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 9x, तो y की वैल्यू कैसे आएगी, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 9x। अब कई स्टूडेंट मेरे से कहते हैं सर यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं कर रहे, तो मैं बता दूं जहां पर भी लेंथ की बात आएगी, एरिया की बात आएगी, तो माइनस वाली संख्या भी प्लस वाली संख्या बन जाती है, इसे एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर एरिया कैसे निकलेगा, 2 से लेकर 4 और y की वैल्यू क्या आई है आपके सामने, रूट ऑफ 9x इंटू dx। देखिए कितना आसानी से आप क्वेश्चन हो गया ये, 2 to 4 रूट के अंदर से बाहर आ जाएगा 9 तो 3 बन जाएगा और x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स लिखिए, इसका इंटीग्रेशन कराइए तो ये हो जाएगा 2 to 4 x, सॉरी इंटीग्रेशन कराएंगे तो इंटीग्रेशन क्या निशान हट जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 जो कि ऊपर जाके 2/3 होने वाला है, 4 to 2 इसको आप ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 2/3, अपर लिमिट यानी कि x की जगह पर आप पहले 4 लिखिए फिर x की जगह पर आप 2 लिखिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। अब यहां से 3 से 3 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, क्या बचा है 2, ब्रैकेट ऑफ इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी भी पावर 3/2 माइनस का इस 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और इसकी भी पावर 3/2। ओके, नाउ आप देख सकते हो क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पर 2, आपका यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 8 होता है माइनस, देन उसके बाद इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर 3 जो है वो आएगा आपके पास 2√2, ये 8 है, √2 है, तो फिर से कॉमन ले लीजिए, बाहर 4 आ जाएगा, अंदर 4 माइनस का √2 बचेगा, तो इतना स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा एरिया निकालने का तरीका, एरिया कैसे निकाला जाता है, आप चाहो तो इसे अंदर मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, आप चाहो तो यही छोड़ सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर है। आज की क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन कराया और अभी सिर्फ 2 क्वेश्चंस कराए हैं, आगे क्वेश्चंस आप ट्राई करना नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, वो मैं करा दूंगा, लेकिन एग्जाम्पल्स आप ट्राई करना, उसके तरीके से मत करिएगा, उसने रेक्टेंगल वाला प्रोसेस अपनाया है, हम अपने तरीके से करेंगे जो मैंने बताया कि किसी से भी जैसे किसी का भी इंटीग्रेशन करना है वहां से शुरू करो और फिर जहां पर खत्म करना है वहां तक कर दो, उसके नीचे का पूरा एरिया आ जाता है, बस ये ध्यान रखना, ऐसे ये एरिया निकालने का तरीका है, सिंपल, इसका इंटीग्रेशन किया है, ठीक है ना, तो ये आप करेंगे। आज की क्लास यही एंड होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब इसके बाद।